क्या आप जानते हैं कभी कभी इंसान की मजबूरी उससे क्या कुछ नहीं करवा देती। पैसे चोरी करना, कहीं डाका डालना, मारपीट करना या ऐसी घटना को अंजाम देना जिससे इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। लेकिन किसी जुर्म को मजबूरी के नाम पर करना उसे जस्टिफाई नहीं करता, बल्कि क्राइम करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये तो ऑप्शन में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद सेकंड की गलती पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं मेदी रत्ता फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ काफी जाना माना डिस्ट्रिक्ट है। तो फरीदाबाद के सेक्टर 7A में एक घर था, हाउस नंबर 19 सावित्री भवन। बात है 2019 की। यहाँ पर 3 लोगों का एक परिवार रहता था। इसमें थे प्रवीण मेदी रत्ता, इनकी पत्नी सुदेश भारती और बेटा दर्पण मेदी रत्ता। वैसे घर में कभी कभी प्रवीण की बेटी प्रियंका और दामाद सौरभ कटारिया भी आते रहते थे। घर के मुखिया प्रवीण एक रेडियोलॉजिस्ट थे। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में फैकल्टी मेंबर थे। इनका अपने घर के ही बेसमेंट में खुद का क्लिनिक भी था, डिजिटल एक्सरे क्लिनिक। यहाँ पर ये पेशेंट्स का एक्सरे जांच करते थे। बेसमेंट में ही एक्सरे मशीन लगा रखी थी, पूरा सेटअप कर रखा था। इनकी पत्नी सुदेश भारती एक रिटायर्ड टीचर थी। बेटा दर्पण एक इंजीनियर था, गुरुग्राम की एक कंपनी में जॉब करता था। बेटी प्रियंका 2013 में शादी के बाद गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहती थी अपने पति के साथ, और ये नोएडा के SCL टेक्नोलॉजीज में जॉब करती थी। पति सौरभ भी गुरुग्राम में एक डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म वर्चुसा में काम करते थे। कुल मिलाकर ये 5 लोगों का परिवार काफी पढ़ा लिखा और संपन्न था। सभी अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी करते थे या कर चुके थे। घर में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। परिवार में भी रिलेशन ठीक ठाक था। आस पड़ोस के लोगों से भी ये घुल मिलकर रहते थे। सबसे अच्छे संबंध थे। वैसे घर पर ज्यादातर बूढ़े माता पिता यानी प्रवीण और सुदेश ही रहते थे। बेटा कभी कभी ही घर पर आते थे। बेटी और दामाद भी अक्सर वीकेंड्स पर ही आया करते थे। अब तारीख आती है 9 नवंबर 2019 की। शनिवार का ये दिन था। आज के दिन, या कहें तो पिछली आधी रात से ही मेदी रत्ता परिवार के घर में कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि मेदी रत्ता फैमिली के घर का गेट पिछली रात से ही खुला हुआ है। बेसमेंट भी खुला हुआ था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा बंद था। सुबह से उस परिवार का कोई भी मेंबर घर से बाहर घूमता हुआ दिखा नहीं, टहलता नहीं दिखा। घर पर बेटी और दामाद भी आए हुए थे, वो भी नहीं दिखे। घर के अंदर काफी तेज वॉल्यूम पर टीवी ऑन था, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। उनकी फीमेल डॉग रूबी भी कल रात से ही घर में भूख रही थी। धीरे धीरे 9 नवंबर का दोपहर हो चुका था। तभी पड़ोसियों ने इन सारी चीजों पर ध्यान दी। डॉक्टर प्रवीण डेली अपना क्लिनिक ओपन किया करते थे, जहाँ पर मरीज एक्सरे कराने आते हैं। लेकिन आज प्रवीण ने अपना क्लिनिक भी ओपन नहीं किया। सुबह से ही उनका आज का अखबार दरवाजे के पास पड़ा हुआ है। कोई उसे लेने के लिए बाहर नहीं आया। रोज सुबह में प्रवीण अपने डॉग के साथ बाहर मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, मगर आज के दिन नहीं निकले। उनका परिवार घर के अंदर ही है, क्योंकि टीवी ऑन था, मगर सुबह से कोई दिखा नहीं। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह में घर की मेड भी काम करने के लिए आई हुई थी। उन्होंने घर का डोरबेल बजाया, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। मेड ने बहुत ट्राई किया, डोर को नॉक भी किया। जब अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया, तो मेड वापस लौट गई थी। पड़ोसियों को उस घर की तरफ देखकर अजीब सा खालीपन भी महसूस हो रहा था। थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। एक पड़ोसी ने डॉक्टर प्रवीण को क्लिनिक ओपन ना करने की वजह पूछने और हालचाल के लिए कॉल किया। फोन पूरा रिंग होके कट गया, मगर किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। ये चीज भी काफी चिंताजनक थी। पड़ोसियों ने घर के बेटे दर्पण को भी कॉल किया, जो कि गुरुग्राम में काम करता था। उसे सारी चीजें बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, सुबह से तुम्हारे घर से कोई दिखा नहीं है। घर पर टीवी चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। उस वक्त दर्पण गुरुग्राम में था। इसने पिछली रात ही अपनी माँ से फोन पर बात की थी, हाल चाल ली थी। लेकिन आज क्या हो रहा है इसे कोई भी आइडिया नहीं। अब कुछ पड़ोसी खुद ही परिवार के बारे में जानने के लिए उनके घर पर गए। डोरबेल बजाया, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसियों ने यह भी ध्यान दिया कि मेन दरवाजे से बाहर की तरफ कुछ लाल लाल पैरों के जूते जैसे निशान पड़े हुए हैं, धब्बे हैं। कुछ पड़ोसियों ने तो एक खिड़की से बेसमेंट के अंदर झांक कर भी देखा। बेसमेंट के अंदर पूरे फर्श पर लाल लाल लिक्विड फैला हुआ था, जैसे कि ये रक्त हो। ये सारी चीजें देखकर पड़ोसियों की हालत खराब हो जाती है। तुरंत इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। ये दोपहर के 2:15 से 2:30 बजे की बात है। पुलिस को कॉल हुआ। सेक्टर 7 से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पड़ोसियों ने उन्हें सब कुछ बताया, लाल लाल पैरों के निशान दिखाएं। अब पुलिस भी घर का डोरबेल बजाती है, घर में आवाज देती है, मगर टीवी की तेज आवाज से शायद घर में कोई सुन नहीं रहा था। अब फैसला हुआ दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का। जैसे ही एक ऑफिसर ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया, वो खुल गया। ये तो बस भिड़काया हुआ था। दरवाजे के खुलते ही पुलिस और पड़ोसियों की नजर ड्राइंग रूम में फर्श पर पड़ी। सामने देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर 2 शव बुरी तरह से रक्त में लथपथ फर्श पर पड़े हुए थे। पूरा फर्श लाल रंग में रंग चुका था।
और ये दोनों शव घर की बेटी प्रियंका और दामाद सौरभ के थे। दोनों के ही गले पर किसी तेजधार हथियार के निशान मिले। इसके अलावा भी उनके पूरे शरीर पर कई सारे जख्मों के निशान थे। बॉडी से पूरा रक्त निकल चुका था और जम रहा था। अब घर के मुखिया और उनकी पत्नी कहाँ पर हैं? पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम, स्नीफर डॉग स्क्वाड, अपने सीनियर ऑफिसर्स सबको इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस प्रवीण और सुदेश को ढूंढना शुरू करती है। ग्राउंड फ्लोर के एक बेडरूम में बेड के पास फर्श पर सुदेश भारती भी रक्त में भीगी हुई पाई गई। इनके गले पर भी तेजधार हथियार के निशान मिले, साथ में पूरे शरीर पर भी निशान थे। पुलिस ने पूरे घर की तलाश कर ली। अभी तक 3 शव ही बरामद हुए थे। डॉक्टर प्रवीण कहाँ पर हैं? कुछ पड़ोसियों ने बताया कि घर में एक बेसमेंट भी है जहाँ पर डॉक्टर प्रवीण एक्सरे क्लिनिक चलाते हैं। वहाँ फर्श पर लाल लाल लिक्विड भी देखा गया था। इसके बाद पुलिस बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर एक्सरे मशीन के पास ही डॉक्टर प्रवीण का भी शव पड़ा हुआ था। इनके भी गले पर, पूरे शरीर पर तेजधार हथियार के निशान थे। इस घर में 5 लोगों में से 4 लोगों का कत्ल हो गया। पूरा घर रक्त में लिपटा हुआ था। बहुत भयानक दुर्दशा थी घर की। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम और स्नीफर डॉग भी आ जाते हैं। पुलिस को ड्राइंग रूम की हालत देखने से लगा कि यहाँ पर बीच बचाव और विरोध की कोशिश हुई है। शायद बेटी और दामाद कातिलों से बचने की कोशिश किए हों। वहाँ पर कुछ फर्नीचर्स भी अपनी अपनी जगह से हटे हुए थे। दीवारों पर रक्त के छींटे थे, हाथ के धब्बे थे। सुदेश भारती के बेडरूम में भी कुछ सामान बिखरे हुए थे, बेड पर थे। आसपास के पड़ोसी, मेदी रत्ता परिवार के जानने वालों, उनके रिश्तेदारों को कॉल कर करके सूचना देने लगे। पुलिस पड़ोसी से घर के बेटे का नंबर लेकर उन्हें कॉल करती है, दुखद खबर देती है। दर्पण भी अपना काम धाम छोड़कर तुरंत गुरुग्राम से फरीदाबाद के लिए निकलते हैं। जब दर्पण घर पर आए तो अपने माता पिता, बहन और जीजा जी की हालत को देखकर इन्हें सदमा सा लग गया। ये बेहोश हो जाते हैं। रिलेटिव्स इन्हें हॉस्पिटल ले गए। घर पर करीबी लोगों का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। आखिर घर में इस तरह की बर्बरता किस मोटिव से की गई थी? पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। चारों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। घर की जांच में पुलिस को कोई भी कीमती सामान गायब नहीं मिलता है, जितना भी इन्हें और बाकी घर वालों को समझ में आ रहा था। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। अलमारी वगैरह ठीक ठाक थे। घर में पैसे रुपए भी पड़े हुए थे। बेसमेंट में क्लिनिक था, वहाँ के ड्रॉअर में भी पैसे पड़े हुए थे। क्राइम सीन को देखकर पुलिस को बस इतना ही समझ में आ रहा था कि घर की दोनों औरतें यानी मां सुदेश और बेटी प्रियंका, इन्होंने जो गहने पहन रखे थे बस वही गायब हैं। कुल मिलाकर ये चारों कत्ल चोरी की तरफ इशारे नहीं दे रहे थे कि डाका डालने के लिए कातिल या कातिलों ने इस घर में कत्लेआम मचाया। घर में भी फ्रेंडली एंट्री हुई थी। मेन दरवाजे पर कोई भी डैमेज नहीं था जो ये बताया कि कोई जबरदस्ती घर में आया हो, प्रवेश किया हो। यह कोई आपसी दुश्मनी या रंजिश का मामला हो सकता है। जो भी यहाँ पर आए होंगे उनका मकसद इस परिवार का खात्मा करना ही था। घर के आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। पड़ोस में भी एक कैमरा लगा हुआ था जो कि मेदी रत्ता फैमिली के घर के एंट्रेंस को अच्छे से कवर कर रहा था। पुलिस सबके फुटेजेस देखने शुरू कर देती है। पुलिस के साथ साथ सबके मन में बहुत सारे सवाल थे। घर का टीवी फुल वॉल्यूम पर था। कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते ने कातिलों पर हमला क्यों नहीं किया? कोई अनजान व्यक्ति होता तो उसके लिए घर का दरवाजा क्यों खोला जाता? प्रवीण के क्लिनिक में रोज पेशेंट्स भी आते थे, एक्सरे जांच कराने के लिए, डायग्नोज कराने के लिए। कहीं उनमें से ही तो किसी ने कुछ नहीं कर दिया? इस परिवार की कोई दुश्मनी वगैरह हो? पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये परिवार काफी लंबे वक्त से इस लोकेलिटी में रह रहे थे। 25-30 साल तो हो गए होंगे। इतने दिनों में कभी इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही किसी पड़ोसी को इनसे दिक्कत हुई। ये बहुत पढ़े लिखे और सभ्य लोग थे, सबसे प्यार से बात करते थे। इनका अपने किसी पेशेंट से भी कभी बहस नहीं हुआ था। डॉक्टर प्रवीण की पत्नी सुदेश भारती का एक फ्रेंड सर्कल भी था। उन सहेलियों ने भी किसी भी तरह की दुश्मनी या लड़ाई झगड़े को नकार दिया। अब चूंकि इस परिवार का एक मेंबर घटना के वक्त मौजूद नहीं था और वो जिंदा बच गया, तो एक पल के लिए पुलिस का शक दर्पण पर भी आता है। हो सकता है कि परिवार के कत्ल के पीछे घर के बेटे का ही हाथ हो, प्रॉपर्टी वगैरह का चक्कर हो। इसने किसी बदमाश को कत्ल की सुपारी दी होगी। कत्ल वाली खबर सुनकर दर्पण के कुछ दोस्त वगैरह भी घर पर आते हैं। अब पुलिस ने चुपचाप दर्पण की कॉल डिटेल्स और लोकेशन वगैरह की जांच करनी शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की 5 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। सबको अलग अलग काम सौंपा गया। जिस कमरे में टीवी ऑन था उसके दरवाजे को बाहर से बंद किया गया था। वहां पर कुंडी लगी थी। घर की फीमेल डॉग रूबी भी उसी कमरे में बंद की गई थी। शायद कातिल ने कत्ल करने से पहले इसे बंद किया होगा ताकि ये अटैक ना करे। आखिर कैमरे में कब से लेकर कब तक की फुटेज देखी जाए? कुछ पड़ोसियों के अनुसार उन्होंने पिछली शाम तक इस परिवार को जिंदा देखा था, यानी फ्राइडे की शाम तक। अब पुलिस ने इसी के अनुसार उस शाम से लेकर इन्हें पड़ोसियों द्वारा सूचना देने तक, यानी अगले दिन के दोपहर तक के सारे फुटेजेस देखना शुरू कर दिया। कौन कौन इस घर के अंदर आया गया था, आसपास दिखा था, कौन कौन से पेशेंट्स क्लिनिक पर आए थे, परिवार के कत्ल से पहले क्या क्या एक्टिविटी थी, सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। देखते देखते पुलिस को मिला कि 8 नवंबर की रात 10:10 पर एक सिल्वर कलर की स्कूटी इस घर के पास आई। स्कूटी कोई हेलमेट लगाया हुआ शख्स चला रहा था।
यह आदमी 10-10 पर आया, मेहदी रत्ता फैमिली के घर के पास अपनी स्कूटी पार्क किया और उसी स्कूटी पर बैठा रहा जैसे किसी का वेट कर रहा हो। लगभग 12 से 13 मिनट तक ये स्कूटी पर बैठा ही रहता है। इतने में ही डॉक्टर प्रवीण, इनकी वाइफ सुदेश भारती और पेट डॉग रूबी कहीं से आते हैं और ये तीनों घर के अंदर चले गए। शायद ये डिनर करने के बाद नाइट वॉक पर गए थे। पड़ोसियों ने भी कंफर्म किया कि हाँ, ये रात में टहलने के लिए जाते थे डॉग को लेकर। वो हेलमेट लगाया हुआ आदमी तब भी अपनी स्कूटी पर बैठा रहा। मेहदी रत्ता कपल के घर में जाने के 4-5 मिनट के बाद 10:27 पर यह आदमी भी हेलमेट पहने हुए उनके घर में गया। थोड़ी देर के बाद बेटी दामाद भी घर पर आते हैं। यहाँ पर वो हेलमेट वाला आदमी घर के अंदर ही रहा। फिर 11:52 पर यह जल्दबाजी में मेहदी रत्ता फैमिली के घर से बाहर निकला। ये हेलमेट पहने हुए ही था। इसके बाद ये स्कूटी से चला गया। ये सब कुछ देखकर पुलिस का शक इस आदमी पर आ जाता है। पुलिस ने अगले दिन दोपहर तक के भी फुटेज देखे। इन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ना था। उस हेलमेट वाले आदमी समेत टोटल 4 लोग पुलिस के शक के घेरे में आए थे। अब पुलिस इन चारों का पता लगाना शुरू कर देती है। ये घटना के पता चलने वाले दिन की ही बात है। 4 सस्पेक्ट्स मिल चुके थे। मेहदी रत्ता फैमिली के बाकी रिश्तेदारों से, जानने वालों से, पड़ोसियों से इन चारों संदिग्धों के बारे में पूछा गया। बेटा दर्पण भी जब थोड़ा स्टेबल हुआ तो इससे भी चारों संदिग्धों के बारे में पूछा गया, फुटेज दिखाया गया। खुशकिस्मती से पुलिस को सबके ही बारे में पता चल जाता है। सबको मैसेज भिजवाया गया कि कल यानी रविवार के दिन क्राइम ब्रांच ऑफिस में आकर मिलिए। 4 लोगों में से 3 लोग तो क्राइम ब्रांच ऑफिस आए थे। उन्होंने पुलिस को बयान भी दिया था और ये तीनों निर्दोष भी पाए जाते हैं। मगर जो चौथा सस्पेक्ट था वो पुलिस के पास नहीं आया। उस सस्पेक्ट का नाम था मुकेश ठाकुर। दर्पण ने सीसीटीवी में मुकेश को पहचाना था और ये वही आदमी था जो उस रात स्कूटी से घर पर आया था और हेलमेट पहनकर घर के अंदर गया था। मुकेश दर्पण का दोस्त था। पुलिस द्वारा दर्पण के कॉल डिटेल्स और लोकेशन वगैरह की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये तो रेडार से बाहर हो गया था। लेकिन जब चौथा सस्पेक्ट इसका दोस्त निकला तो फिर से पुलिस का शक दर्पण पर आ जाता है। दोनों ही एक साजिश के तहत कत्ल किए होंगे। कुछ करीबी लोगों का कहना था कि दर्पण और उसकी मां सुदेश के बीच ठीक संबंध नहीं थे। वहीं कुछ रिश्तेदारों का मानना था कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कत्ल कर देगा। दर्पण से जब पुलिस ने इस बारे में पूछताछ किया तो ये मानता कि हाँ थोड़ी बहुत चीजें थीं, मगर ये माँ से इतना भी गुस्सा नहीं था कि सबकी जान लेनी पड़े। जबकि इसने कत्ल वाली रात अपनी माँ से कॉल पर बात भी किया था, हाल चाल लिया था। माँ ने उसे यह भी बताया था कि रात को तुम्हारे दीदी और जीजाजी भी आने वाले हैं। कुल मिलाकर दर्पण फिर से शक के घेरे से बाहर हो गया। अब बारी थी इसके दोस्त मुकेश ठाकुर का पता लगाने की। यह आदमी फरीदाबाद में ही दबुआ सब्जी मंडी के पास राजीव कॉलोनी का रहने वाला था। पेशे से एक जिम ट्रेनर था और ये हुडा मार्केट में द डेन नामक जिम में काम करता था। जिम के दौरान ही मुकेश ठाकुर की मुलाकात दर्पण मेहदी रत्ता से हुई थी। दर्पण का यह जिम ट्रेनर भी था। घटना फ्राइडे यानी 8 नवंबर की रात में हुआ था। 9 नवंबर की दोपहर में घटना का पता चला। इस वारदात वाली जगह पर मुकेश ठाकुर भी आया हुआ था। जब पुलिस ने धीरे धीरे सबसे पूछताछ शुरू कर दी, सीसीटीवी की जांच करने के बाद जब पुलिस के सामने 4 सस्पेक्ट आए तो पुलिस ने मुकेश को भी अगले दिन क्राइम ब्रांच ऑफिस आने को कहा था। 10 नवंबर की सुबह 3 सस्पेक्ट से क्राइम ब्रांच में पूछताछ हुई, जिसमें चौथा सस्पेक्ट मुकेश नहीं आया था। इसके बाद 10 नवंबर की शाम को ही पुलिस की एक टीम मुकेश के घर पर पहुंची। उसके माँ, भाई और मुकेश की वाइफ से पूछताछ किया गया। मुकेश की माँ ने बताया कि आज सुबह सुबह इनका बेटा अपने कुछ सामान लेकर, कपड़े वगैरह लेकर कहीं जा रहा था। जब इन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो उसने बोला कि मैं 3-4 दिनों के लिए दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो चला गया। पुलिस को मुकेश के घर से वो सिल्वर कलर की स्कूटी भी मिली जो सीसीटीवी में दिखी थी। उसके हैंडल वगैरह पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे। स्कूटी की चाबी मिली, उस पर भी रक्त लगे हुए थे। वैसे ये स्कूटी मुकेश के भाई की थी। 9 नवंबर के दोपहर में जब वारदात वाली जगह पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर मुकेश ठाकुर भी आया हुआ था, तो पुलिस ने दर्पण के सभी दोस्तों से पूछा कि आपके पास कौन कौन से व्हीकल हैं। किसी ने मोटरसाइकिल कहा, किसी ने स्कूटी कहा, किसी ने कार कहा, लेकिन यहाँ पर मुकेश मोटरसाइकिल कहता है। स्कूटी वाली बात नहीं बताई थी। पूछताछ के दौरान मुकेश की वाइफ ने पुलिस को कागज पर लिखा हुआ एक नोट दिया। वाइफ के अनुसार यह नोट इन्हें फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ मिला था और ये मुकेश द्वारा लिखा हुआ था, उसकी हैंडराइटिंग थी। उस नोट में 2 लाइन्स लिखी हुई थी। मुकेश ने लिखा था कि मेरे हाथों 4 लोगों का कत्ल हो गया है और मैं भी खुदकुशी कर सकता हूँ। अब ये मुकेश को ढूंढते हुए उसके जिम में गए। वहाँ पर जिम ओनर ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आमतौर पर मुकेश रात में 10 बजे जिम से जाता है, लेकिन 8 नवंबर को 9 बजे ही ये छुट्टी लेकर चला गया था। इसने कहा कि किसी की शादी में जाना है। अगले दिन ये अपने टाइम से नॉर्मली जिम आया, मगर उसके हाथ में चोट लगा हुआ था। उसने बैंडेज लगाया था। जब जिम ओनर ने वजह पूछी तो उसने कहा कि स्कूटी के सामने कुत्ता आ गया था, जिससे लड़खड़ा कर स्कूटी से गिर गया और चोट लग गई। इससे पुलिस ने सोचा दामाद सौरभ ने जो विरोध किया था कहीं उसकी वजह से तो मुकेश को चोट नहीं लगा। अब इससे पहले कि मुकेश कुछ करे उसको पकड़ना होगा।
पुलिस को उसकी खुदकुशी वाली बात पर भी थोड़ा शक हो रहा था। अगर उसको खुदकुशी करनी होती तो अपने कपड़े लेकर वो थोड़ी जाता। क्राइम ब्रांच की 10 अलग अलग टीमें बनाई गईं जो मुकेश को ढूंढेंगी। इत्तेफाक से मुकेश का फ़ोन ऑन हुआ। पुलिस ने जब ट्रेस किया तो मिला कि ये मुंबई में है। एक टीम फ़ौरन मुंबई भेजी गई। मुंबई पहुंचने पर पता चला कि इसकी लोकेशन शिरडी में है। पुलिस शिरडी जाती है। 13 नवंबर की शाम तक मुकेश ठाकुर हरियाणा पुलिस द्वारा शिरडी में पकड़ा जाता है। इसे पहले दिल्ली लाया गया, फिर फरीदाबाद ले जाते हैं। मुकेश ने ही वो चारों कत्ल किए थे। इसने कत्ल की वजह और सारी कहानी बताई। इसने बताया कि इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग, सट्टेबाजी और जुआ खेलने की आदत लग चुकी थी। इस वजह से इसके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज आ गया था। चूंकि ये जिम में पिछले 6 सालों से काम कर रहा था और कुछ क्लाइंट्स भी पुराने थे, तो वो इस पर विश्वास करते थे। मुकेश उन्हें झूठी कहानी सुनाकर पैसे उधार मांगता था। एक बार इसने एक लेडी क्लाइंट से कहा कि इसका बेबी हुआ है और वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, 50,000 रुपए की जरूरत है। लेडी के पास पैसे नहीं थे। इन्होंने अपने बॉस से उधार लेकर मुकेश की मदद की और मुकेश ने वो पैसे सट्टेबाजी में गंवा दिए। ऐसे ही टोटल 5 लाख रुपए अलग अलग लोगों से लेकर गैम्बलिंग में डुबो देता है। बाद में लोग इससे अपने पैसे मांगने लगे। अब मुकेश क्या करे? जिम ट्रेनर के तौर पर इसकी सैलरी बस 16,000 रुपये प्रति माह थी। अब 5 लाख रुपए कैसे चुकाए? इसी जिम में दर्पण मेदी रत्ता भी वर्कआउट करने के लिए आता था। मुकेश ने दर्पण से स्पोर्ट्स शूज़ मंगाए थे। अक्टूबर महीने में मुकेश पहली बार दर्पण के घर पर गया, वो स्पोर्ट्स शूज़ लेने के लिए। इसने देखा कि दर्पण का घर बहुत आलीशान है। उसके पिता डॉक्टर हैं, अमीर लोग हैं। घर पर भी बस बूढ़े माता पिता ही रहते हैं, दर्पण बाहर रहता है। इन सब से मुकेश के दिमाग में शैतानी आइडिया आया। सोचा कि इसे यहाँ पर चोरी करना चाहिए, चोरी के पैसों से ही अपना कर्ज भरेगा। शुरुआत में तो इसका प्लान किसी को मारना नहीं था, बस इसे घर में रॉबरी करनी थी, पैसे गहने चोरी करने थे। घटना से 1 हफ्ते पहले इसने मार्केट से चाकू खरीदा। चूंकि दर्पण के घर पर भी 1-2 बार जा चुका था, तो दर्पण के माता पिता भी इसे पहचानते थे। मुकेश ने कई बार घर की रेकी की, सारा प्लान बनाया। 8 नवंबर की रात में भाई की स्कूटी से दर्पण के घर पर पहुंचता है। देखा कि घर बंद है, फिर इसने वेट किया। ये जानता था कि डॉक्टर प्रवीण और उनकी वाइफ टहलने के लिए गए होंगे। उनके आने का मुकेश ने वेट किया। जब वो आ गए तो ये हेलमेट पहने हुए उनके घर में गया। वो कपल इसको घर के अंदर आने देते हैं। मुकेश ने डॉक्टर प्रवीण से कहा कि वर्कआउट करने के दौरान इसके कलाई में इंजरी हो गई है। सोचा कि एक बार एक्सरे कराकर देख लेता हूँ। एक रूम में डॉक्टर टीवी ऑन करके बैठे ही थे, तभी मुकेश आया था। सुदेश भारती अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई थी। डॉक्टर प्रवीण ने मुकेश से कहा, चलो अभी एक्सरे करके देख लेते हैं। ये इनके बेटे के समान था, फिर कहाँ इस बेचारे को कल आने को बोले। टीवी ऑन छोड़कर और दरवाज़ा खुला रखकर डॉक्टर मुकेश को लेकर बेसमेंट में गए। वहाँ एक्सरे करने की तैयारी करते हैं। तभी मुकेश ने चाकू निकाला और डॉक्टर से पैसे मांगने लगा। डॉक्टर घबरा गए और अपनी पत्नी को आवाज़ देने लगे। इनके चीखने चिल्लाने से मुकेश भी डर जाता है, कहीं ये पकड़ा न जाए, इसलिए उन पर इसने हमला कर दिया। इसने उनके गले पर चाकू चलाया, सर पर 2 वार किए, छाती पर वार किया। डॉक्टर जमीन पर गिर जाते हैं। मुकेश उन्हें उसी हालत में छोड़कर बेसमेंट से बाहर निकलता है और ग्राउंड फ्लोर पर जाता है। चल रहे टीवी के वॉल्यूम को इसने फुल कर दिया। उसी कमरे में डॉग रूबी भी सो रही थी। टीवी की आवाज़ तेज होने की वजह से इसकी आंख खुल जाती है। अनजान आदमी को सामने देखकर ये भौंकने लगी। कहीं ये मुकेश पर हमला न कर दे, इसलिए मुकेश ने उसको कमरे में ही बंद कर दिया। अब ये सुदेश भारती के रूम में जाता है। वो बेड पर सो रही थी। चुपचाप मुकेश उनकी अलमारी को खोलने की कोशिश करता है। इसके आहट से सुदेश जग गई और चिल्लाने लगी। मुकेश ने उन पर भी चाकू से वार पे वार किए और कत्ल कर दिया। अलमारी खुली नहीं थी। सारी चीज़ों से मुकेश घबरा जाता है। इसने अलमारी को वैसे ही छोड़ दिया। सुदेश ने जो भी गहने पहन रखे थे, मुकेश उनको ही उतार कर रख लेता है। जब ये बेडरूम से निकला तो बेटी प्रियंका लिविंग रूम में आ गई। मुकेश उनके सामने खड़ा था। इसके दोनों हाथ और कपड़े रक्त में सने हुए थे। हाथ में बड़ा सा चाकू था। मुकेश की दशा को देखकर प्रियंका अपने पति को चिल्लाकर बुलाने लगी कि घर में कौन घुस आया है। तभी मुकेश ने प्रियंका पर भी जोरदार वार किए और इनका भी कत्ल कर दिया। पीछे से दामाद सौरभ आते हैं। मुकेश ने इन पर भी वार किए। सौरभ थोड़ा विरोध करते हैं। एक पल के लिए मुकेश पर काबू भी पा लिया था, लेकिन उन पर कई सारे वार हो चुके थे, रक्त प्रवाहित हो रहा था, इसलिए कमजोर पड़ने लगे। फिर मुकेश ने और वार करके इन्हें भी खत्म कर दिया। इसने घर से 3 मोबाइल फोन्स और प्रियंका के पहने हुए गहने उतार कर रख लिए और फिर स्कूटी से भाग गया। मुकेश के अनुसार बस ये चाकू से डरा धमका कर चोरी करने के लिए आया था। इसका कत्ल का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन एक चोरी को छिपाने में डॉक्टर का कत्ल किया। फिर डॉक्टर के कत्ल को छिपाने के लिए उनकी वाइफ सुदेश भारती का कत्ल किया, क्योंकि मुकेश को घर में आते हुए वो देख ली थी। फिर सुदेश के कत्ल को छिपाने के लिए बेटी प्रियंका और फिर दामाद सौरभ का कत्ल कर दिया। ऐसे इसने 4 कत्ल को अंजाम दिया। इसने घर से करीब 2 लाख रुपए के गहने चोरी किए थे। पुलिस को मुकेश द्वारा चोरी किए हुए 3 फोन्स में से एक फ़ोन, जो कि प्रियंका का था, वो अजरौदा नामक इलाके से बरामद हो गया। हरियाणा पुलिस ने इसकी अच्छे से खातिरदारी भी की थी। इस तरह से एक सट्टेबाज ने 5 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए
हंसते खेलते परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर दिया, उनको खत्म कर दिया। रातों रात पूरा परिवार बिखर गया। कातिल पकड़ा जा चुका है, कार्रवाई जारी है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।